नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने अभी सीखा कितने प्रकार के कोण होते हैं, कोण होता क्या है। ठीक है। जैसे क्या है कि इस वीडियो में हम लोगों को सीखना है कि कितने प्रकार से हम कोण को नाप सकते हैं। जैसे यदि मान लो आपकी कोई लंबाई है तो सेंटीमीटर में नापते हो, मीटर में नापते हो, किलोमीटर में नापते हो, फुट में नापते हो, करते हो ना। वैसे ही हम कोण को कितने प्रकार से नाप सकते हैं। ठीक है। मान लो ये कोई कोण है, ये थीटा है। ठीक। तो ये कैसे नापे, इसको सेंटीमीटर में नापे, लेकिन है तो ये गोल चीज, तो लंबाई में बराबर तो आएगा नहीं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, हमें बड़ी समस्या हो रही है इसको नापने में। तो बोलोगे भैया जी इसको निकालने के लिए कुछ तो दिमाग लगाते हैं, ऐसा कुछ करें। अच्छा देखो इसमें क्या हुआ कि जब ये हमारे पास समस्या आई कि कोण हम निकाले कैसे, इसको कैसे, इस गोल गोल वाली चीज को कैसे नापे यहां से यहां तक। तो ध्यान देना, ये यहां से घूमेगा यहां तक, इसके आगे ऐसे 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 घूमेगा। ठीक है ना। तो जितना ही आपका ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ता जाएगा। मतलब यदि इस वृत्त में आऊं मैं, ठीक है ना, तो यदि यहां से यहां मान लो यहां मैं रखता हूं और इसको बना दूं, तो जितना इसका ये चाप बढ़ेगा उतना ही इसका कोण बढ़ता जाएगा। चाप यहां तक आ गया, कोण यहां तक हो जाएगा। चाप यहां आया, यहां से यहां तक कोण इतना हो जाएगा। चाप यहां से लेके यहां तक हो गया तो कोण यहां से यहां तक हो जाएगा। मतलब एक बात समझ में आई कि यदि आप चाप बढ़ाते जाओ तो इस चाप बढ़ाते जाओ तो इसके बीच का ये कोण भी बढ़ता जाता है। मतलब थीटा जो है, ठीक है ना, वो चाप के या आर्क के क्या है, प्रपोर्शन में है। ठीक है ना। तो मतलब यदि आप चाप बढ़ाओगे तो कोण बढ़ेगा, ये चाप बढ़ाओगे तो कोण बढ़ेगा। ये बात मेरे समझ में आ गई। ठीक है। अब दूसरा, हम अभी कुछ नहीं जानते। ठीक। हम केवल ये जानते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या और यहां से यहां तक की दूरी को व्यास कहते हैं। ठीक है। ये बात तो हमने आपको इसलिए समझाई कि थीटा समझिए, चाप समझिए होता क्या है। ठीक है। और ये थीटा है क्या, ये सर्कुलर इस मेजर को हम इंची टेप से नहीं नाप सकते। ठीक है ना। इसके लिए जैसे उस लंबाई दूरी को नापने के लिए इकाई बनी है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब बना हुआ है, वैसे ही इस गोल वाली चीज को नापने के लिए कि ये कितने में निकल रही है या इसके बीच की क्या एंगल है, इसको नापने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जुगत नहीं है भाई, हमारे पास हम लंबाई से नहीं नाप सकते, हम करें क्या। एक व्यक्ति था वो परेशान था, तो बेचारा क्या किया, इसको निकालने के लिए उसने एक जुगत लगाई कि भाई यहां से यहां तक चला, वो बीचों बीच ये चला ऐसे सीधे सीधे। ठीक है ना। ये है उसका डायामीटर, इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी है व्यास। एक नाव लिया, इस नाव से यहां से एक तालाब है मान लो, इस तालाब के बीच से यहां आया, इसको हम बोलते हैं व्यास। ठीक है ना। सेंटर से आया, एकदम बीच से आया। अब बेचारा यहां आया और बोला अब क्या करें यार, ये कैसे नापे, तो वो दिमाग लगा रहा था अपनी। क्या किया उसने कि जितना वो रस्सी ये लिया था, ठीक है ना, मतलब जितना उसका व्यास था उसको ये तालाब की मेढ़ से नापने लगा। ठीक है। तालाब की मेढ़ से ये नापने लगा, एक बार, ठीक है, दो बार, और ये तीन बार। तो लगभग लगभग एक, दो और तीन बार आया, इतना बच गया। ध्यान से समझिएगा। ठीक है। कितना आया, एक बार यहां आया, दूसरी बार में यहां आया, ठीक है, तीसरी बार में यहां आया, यहां। ठीक है। और इतना बच गया। अब हुआ क्या कि इस बड़े वाले को करके देखा तो एक व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास और ये वाला बच गया। बात समझ में आ रही है। फिर इस वाले के लिए करके देखा तो इसका भी जब ये व्यास लिया तो एक बार, दो बार, तीन बार करके देखा, इसमें भी उतना ही बच रहा था। बात समझ में आ रही है। एक, दो, तीन और फिर से इतना बच गया। इस वाले के लिए भी किया,
तो भी यार वही कहानी, इस व्यास के जो सेंटर से चलता है कोई ना, ये यहां से यहां तक, ये व्यास कहलाता है। तो व्यास को पकड़ के हमने फैलाया, फिर वही आया कहानी, 2 3, तो 1 2 3 बार, और ये फिर से बच गया। छोटे वाले वृत्त के लिए लिया, कुआं ले लिया मैंने, या तालाब ले लिया, या कोई भी छोटी चीज या बड़ी चीज ले लूं, उन सब के लिए जो व्यास था वो यहां से मैं घुमाता था तो 3 बार आता था और इतना बच जाता था। तो एक कहानी तो मुझे समझ में आई कि भैया ये जो है यहां से लेके ये है कितना, 3 बार। मैं इसको लिख लेता हूं 3, और ये थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ है, ठीक है ना। तो जब क्या हुआ, ये टुकड़ा मैंने देखा तो इस वाले के मैं आधा लिया, ये आधा किया, तो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है ना। मैं इसके 4 टुकड़े किए तो ये बड़ा निकलने लगा, ठीक है। मैं और इसके टुकड़े बनाया, मैं इसके 5 टुकड़े बनाया तो भी ये थोड़ा सा बड़ा था। मैं इसके 6 टुकड़े बनाया तो भी थोड़ा ये बड़ा था। जब मैं 7 टुकड़े बनाया इसके, तो ये इसका 7वां टुकड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है ना। ये जो 7वां टुकड़ा है ये यहां की, ये देखिए ये हुआ। अब हुआ क्या कि ये भी थोड़ा सा बड़ा निकल रहा है, इतना सा, हल्का सा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक। तो मैंने बोला कि यार इसको 8 टुकड़े कर दो भाई, इसी के बराबर बराबर 8 टुकड़े कर लो इस व्यास के, क्योंकि मेरे पास व्यास ही तो है, केवल मेरे पास उस व्यक्ति के पास इतनी ही दूरी थी जो नाव लेके यहां से यहां गया था, तो वो इतनी बड़ी रस्सी ही तो है उसके पास, यही व्यास है। इस व्यास के उसने 1/7 किया तो इतना टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, और जब मैं इसको 8 टुकड़े करता हूं तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो देखो, जब मैं 1/7 टुकड़ा 1/7वां टुकड़ा लेता हूं तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, और जब मैं 1/8वां टुकड़ा ले रहा हूं तो थोड़ा सा इधर ये छोटा हो गया। 1/7वें टुकड़े में थोड़ा 1/7वां बड़ा हो रहा है, एग्जैक्ट यहां नहीं आ रहा है, और 1/8वें टुकड़े में क्या हुआ, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो इसीलिए क्या है कि जो पाई है ना, जो पाई है वो क्या होता है, आप देखते हो जैसे इसमें क्या किए कि ये आया 3 आया पूरा, और ये जो आया यही चीज है आपका 1/7। अब देखो मैं 1/8 नहीं लूंगा, 1/7 नहीं लूंगा, परिमेय अपरिमेय समझ में आया। क्या है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना 1/7 में आती है ना 1/8 में आती है, उसके दोनों के बीच में होती है। 3 दशमलव और 1/7 1/8 दोनों नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं लगभग 1/7। अब सब ध्यान दीजिएगा, 1/7 ले लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, वो लगभग मान है, लेकिन 1/7 थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लियर? क्यों? इन 1/7 और 1/8 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, इसीलिए जो पाई होता है ना वो 3.14 फला 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 बदलता रहता है, इसीलिए वो अपरिमेय है। और 22/7 इसी को लिखा जाता है, तो ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि पाई इक्वल टू लगभग 22/7, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं। बात समझ में आई ना? क्यों? क्योंकि 1/7 जब लेते हैं तो थोड़ा सा टुकड़ा बड़ा रहता है, 1/8 लेते हैं तो थोड़ा सा टुकड़ा छोटा हो जाता है। तो हम ले लेते हैं 1/7 वाला, लेकिन 1/7 वाला जब लेंगे तो क्या पाई की वैल्यू एग्जैक्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहां इन दोनों 1/7 1/8 के बीच में है। क्लियर हुआ? तो ये बात तो मुझे समझ में आई कि ये है क्या, पाई या परिमेय, परिमेय वाला चीज समझ में आया। लेकिन ये पाई कैसे कहला गया, मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आई। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, इन सभी वृत्तों के लिए हमने क्या निकाला कि 1 2 3 और फिर ये 1/7 ले लेते हैं, 1 2 3 और फिर ये 1/7 हिस्सा। ठीक है ना? यहां से लिए 1 2 3, मतलब व्यास का 3 गुना, और ये वाला जो है 1/7 हिस्सा। ठीक है ना? व्यास का 3 गुना और ये वाला 1/7 हिस्सा, व्यास का 3 गुना और ये वाला 1/7 हिस्सा। किसका? इस व्यास का, इस व्यास का 1/7वां हिस्सा। बात समझ में आई?
जैसे इसमें हुआ था ना 1/7वां हिस्सा ये, ठीक है ना, ये क्या था अपना, ये व्यास था, ये पूरा क्या था, व्यास था, ठीक है ना, तो इसका 7वां टुकड़ा, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ध्यान से देखिएगा, ये मुझे ऐसा समझ में आया कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 2 3, 3 और 1/7 सभी में 1/7 आ रहा है। ध्यान से देखिए 1 2 और ये 3 व्यास हैं कि नहीं है, एक व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, ये वाली दूरी, क्लियर। तो जब हम इसको 3 बार चलते हैं और उसी व्यास का 1/7 टुकड़ा, 7वां टुकड़ा लेते हैं, तो यह ध्यान दीजिएगा 3 + 1/7 हुआ। अब इसको सॉल्व करो, आया कितना, इसको सॉल्व करोगे तो 7 त्रिक 21 और 1 22/7 आया। क्लियर, कितना आया, 22/7। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये 22/7 ही इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए कैसे आ गए, लेकिन हर बार यदि मैं इस व्यास को लूं और इसको 3 बार करूं तो 1/7, 3 + 1/7 आ रहा है, 3 + 1/7 आ रहा है, 3 + 1/7, 3 + 1/7, सभी वृत्तों के लिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, उससे छोटा, उससे छोटा, है ना, चाहे बड़ा इससे भी बड़ा और हो जाए, उन सब के लिए कितना आ रहा है, 3 बार उसके व्यास और 1/7 उसी व्यास का 1/7वां टुकड़ा। क्लियर, ये बात मुझे इतनी समझ में आई, एक सामान्य व्यक्ति इतना बार बार नाप रहा था, ठीक है, किंतु अभी भी मेरी समस्या दूर नहीं हुई। ये 22/7 तो मिला तो मुझे खुशी मिली कि कुछ तो ऐसा मिला इसमें कि कहीं ना कहीं ये फिट हो जाए तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि अभी भी मैं इस वाले कोण को नापने में, इस सर्कुलर वाले चीज को नापने में असमर्थ हूं। बात समझ में आई, इस सर्कुलर वाले को नापने में अभी भी असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे अंकों में चाहिए ये चीजें सब और विधिवत चाहिए। ये नहीं कि मैं यहां पे 90 डिग्री से करूं या कुछ किसी से करूं तो उसकी वैल्यू अलग आए, ठीक है, उसी को हमें कैलकुलेशन वाले में बड़ी समस्या हो रही है, मुझे भी समझ में नहीं आया। तो ये व्यक्ति परेशान और यहां तक पहुंचा, यहां तक कहानी समझ में आई, 22/7 कैसे आया। अच्छा ठीक है, कुछ लोग थे जो क्या किए, इसको हम छोड़ के इधर आते हैं, तो जब इस वृत्त को देखा, ठीक है ना, ये कितने हैं, 3 वृत्त हैं आपके पास, ठीक, इसको मैं अभी समझाता हूं, इसको पहले समझाता हूं। देखिए क्या हुआ, एक वृत्त को उन्होंने लिया और इसको उन्होंने कितने टुकड़ों में बांट दिया, इसको बोलते हैं 60 या साष्टिक या सेक्साजेसिमल। क्लियर, यह सिस्टम जो है इसमें क्या किए कि यहां से लेके जो इसका समकोण है ना, इसको 90 डिग्री में, मतलब एक समकोण में, ठीक है ना, 90 डिग्री, ठीक है, इसको 1 2 3, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। बोले, समझ में आया, इसी को बोलते हैं डिग्री, या हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। तो यहां से यहां तक चलने में 90, मतलब टोटल चलने में कितना चलना पड़ेगा इसको, 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है, यहां से यहां तक ये 90 90 90 फिर 90, तो 9 चौक 36, मतलब टोटल कितना चलना पड़ेगा, 360 डिग्री, ठीक है। और इसको 60 क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसने 1 डिग्री को कितने भागों में बांट दिया, 60 मिनट, इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है, मिनट। फिर 1 मिनट को 60 सेकंड, तो भैया इसको 60 में बांट रहा है, इसीलिए 60 या साष्टिक या सेक्साजेसिमल सिस्टम इसको बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो इसको यहां से यहां तक पूरा 360 में काट लिया इसको, ठीक है, यह कहलाता है 60 या साष्टिक। अब आते हैं हम सटिक वाले में। सटिक वाले में क्या हुआ कि यहां से लेके
इस 90 को, एक समकोण को उसने कितने, इसको बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। इसको काहे में नापते हैं, जैसे इसको काहे में नापा था, डिग्री या अंश में, इसको नापते हैं ग्रेड में, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं जी से, ठीक। तो ये डिग्री या अंश इसको बोले ना, ये वाला एक डिग्री या एक अंश कहलाया। ऐसे ही 360 है इसमें, तो वैसे ही इसको हम कितने टुकड़े, अरे मेरा मन है भैया मैं इसको 360 में काटूं, मैं 400 में टुकड़ों में कर दूं, लो इसको मैंने 400 टुकड़ों में कर दिया। भाई इसके एक समकोण कितना होता है, इसका एक समकोण होता है 100 ग्रेड होते हैं, यहां से लेके, तो 1 2 3 4 ऐसे ही कटेंगे। तो ये क्या है, एक ग्रेड है, एक ग्रेड। जैसे वहां एक डिग्री है, यहां एक ग्रेड है, बस समझ में आई। तो इसका एक 90 डिग्री कितना कटता है, 100। तो 100 100 100 मतलब कितने हुए, 400 ग्रेड हुए। जैसे यहां 360 डिग्री हुए, वैसे ही यहां कितने हो गए, 400 ग्रेड हुए। बात समझ में आई। देखो, लेकिन कोणों को नापने में डिग्री का इस्तेमाल तो होता है, ग्रेड का उपयोग हमने नहीं देखा है। क्या कहानी है इसकी, समझना। इसको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ऐसा आप ना बोलो कि भैया 360 ही क्यों लिया, 400 क्यों नहीं लिया, इसको 500 टुकड़ों में क्यों नहीं काटा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो होता क्या है, ये 400 हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, फिर इसमें और आगे समझाता हूं। एक ग्रेड बराबर फिर 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। बात समझ में आई। वही चीज चल रही है, किंतु इस ग्रेड में 100 मतलब सटीक सेंटीसिमल सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। और 1 मिनट को 100 में सेकंड में तोड़ दिया, क्लियर। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, 1 मिनट, एक मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड ही होते हैं ना। इसीलिए यह पद्धति ज्यादा कारगर रही, और इसको और भी समझाते हैं क्यों इसी को लिया गया, ठीक है ना। तो ये हुआ सटीक सिस्टम, ये अभी हम लोग उपयोग में नहीं करते, हम लोग करते हैं डिग्री या अंश वाला, इसको बोलते हैं 60 या साष्टिक, ठीक है ना, सेक्साजेसिमल। अच्छा, एक और है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन सिस्टम, ठीक है। तो इस रेडियन वाले में क्या हुआ भाई, हमने इसको, इस वृत्त को 360 में तोड़ तो लिया, लेकिन अभी भी इसको हम ये बोल पाने में सक्षम नहीं हुए कि ये है कितना। एक डिग्री बोलने से ये काम थोड़ी ना हो गया कि नाप लिए क्या है, अभी नाप नहीं पाए हम जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें एग्जैक्ट ये वैल्यू हमें अभी सही नहीं आ रही डिग्री वाले में। बस समझ में आ रही है। अब हम क्या करें, और उधर वो प्रैक्टिकल एक व्यक्ति करके रखा ही था कि इसमें जो टोटल ये है ना, ये इतना आ रहा है, 22/7 आ रहा है। यदि मैं इस परिधि में इस व्यास का भाग दे दूं तो 22/7 आ रहा है। क्या आ रहा है, यदि मैं परिधि में, काहे में, परिधि में व्यास का भाग कर दूं तो ये 22 ये आ रखा है, ये आ रखा है इतना। बात समझ में आई। इतना मुझे समझ में आया कि यदि मैं परिधि में व्यास का भाग करता हूं तो 22/7 आता है भैया सब में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और इधर की कहानी क्या हुई कि मैं इसको 360 तो किया, लेकिन अभी भी मैं इसको कैलकुलेशन वाले में नापने में असमर्थ हूं। तो फिर क्या करूं, फिर एक कहानी चालू होती है रेडियन की। देखिएगा, रेडियन की कहानी चालू होती है। यहां से क्या किया, मेरे पास है क्या, मेरे पास त्रिज्या है, व्यास है, क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं कि इस सेंटर से ही कोण की बात करूंगा मैं, तो मैं इसको बोलता हूं ये मेरी त्रिज्या है r, क्लियर। और यहां से जितना बड़ा ये है, ध्यान देना, जितनी बड़ी ये त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा, उतना ही बड़ा मैं यहां पे क्या कर दूं, एक कट मार लेता हूं, ठीक है।
ये, और इसको जोड़ देता हूं, सॉरी, इसको मैं जोड़ देता हूं, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो है ये एक सर्कुलर मेजर है, इसी को बोलते हैं एक रेडियन। क्या अभी आपने पढ़ा था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पढ़ा था। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, क्लियर। तो यदि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यहां पे मैं लूं, यहां से चालू करता हूं कि थीटा इक्वल टू, है ना, चाप बटे ये त्रिज्या है, तो इसमें क्या हुआ, ये चाप है कितना, आर, यही हमने लिया है ना, ये जितना ये था उतना ही हमने ये लिया, तो ये आर ही तो कहलाएगा, और इसके बटे में हमने त्रिज्या भी आर ही है। तो जब त्रिज्या और चाप दोनों बराबर होंगे, त्रिज्या और चाप दोनों बराबर होंगे, तो जो कोण आएगा उसे बोलेंगे एक रेडियन। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आर से आर कट जाएगा तो एक ही तो आएगा, यही है एक रेडियन। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि मैं परेशान था ना भाई, इसको मैं करके देखा तो 3 बार ये और 1/7 आ रहा था, ठीक है ना, तो हम इसको करके देखे, यहां पे जाके रुक गए, मुझे कुछ नहीं मिला। अब हम क्या किए, इसकी सहायता लिए, 360 बांटे मिनट सेकंड वाले और सबको, तो बोले यार आ तो ठीक रहा है कि 1 डिग्री में इतने मिनट इतने सेकंड, लेकिन कैलकुलेशन करने में अभी भी दिक्कत है हमें। बात समझ में आई? अभी हमको ये, यदि हम 1 डिग्री रखेंगे 2 डिग्री रखेंगे तो मेरा कैलकुलेशन जब करेंगे तो गलत हो रहा है। तो हमने क्या किया कि इस वाली त्रिज्या को और इस चाप को बराबर किया, तो चाप बटे जैसे ही त्रिज्या हमने किया तो ये कोण आया, तो जितना ये है, जितना ये त्रिज्या इसमें कोण बना रही है, इसको हमने बोल दिया एक रेडियन। बात समझ में आई? अब आगे की बात यह है कि यह तो हुआ एक रेडियन, इस पूरे वृत्त में कितना होगा। मान लीजिए यहां से यह चीज ऐसी है, तो यहां से हम इसको नापे तो यह 2 रेडियन, ठीक है। फिर यहां से हम इसको नापे तो ये यहां तक 3 रेडियन, तो ये भी एक रेडियन, ये हुआ, ये एक रेडियन, ये हुआ, तो 1 2 3 ये हुए, और ये कितना है, ये कितना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये जो चीज है इस त्रिज्या का 1/7वां, जैसे उधर 1/7वां हो था ना, तो इसका भी 1/7वां भाग है इस त्रिज्या का। 7 टुकड़े करेंगे वही आया 1/7। तो यहां से यहां तक चलने में कितना हमको चलना पड़ा, 1 2 3 और 1/7, क्लियर। तो इसके भी आधे चलने में कितना लगेगा, इसको भी आधे में चलने में कितना लगेगा, देखो यहां से 1 2 और ये 3, ठीक है ना। तो अब हम इसको टोटल यदि काउंट करें तो कितने रेडियन चलना पड़ा हमें, 1 2 3 4 5 6, और ये 1/7 और ये भी 1/7। हम कहानी यहां देखते हैं कि भैया हमारा टोटल जो था वो है कितना, 6 प्लस 1/7 प्लस 1/7, यही कहानी है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब समझिए आप कि ये जो, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2/7, और इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 42 और 2 44/7। अरे इस रूप में मैंने जैसे ही इसको देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बात समझिएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये और ये कुछ रिलेशन सा लग रहा है। इस रेडियन वाले से जब हम इसको चले, इस टोटल को हमने जोड़ा, तो इसमें भी एक चीज आ रही है, वही 22/7 हमें तो दिख रहा है। कैसे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
2 गुणे 22/7 लिख सकते हैं इस 44/7 को। तो हमें ये 22/7 दिख गया ना इसमें। अच्छा, तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। जो मैंने ये किया था, इसका परिधि और व्यास को भाग किया था, 22/7 आया था। हमको यहां भी 22/7 रेडियन वाले में जब हम वृत्तीय माप में चले तो हमें यहां पे 2 और 22/7 वही चीज मिलती है। इसलिए इस 22/7 को यदि मैं कुछ नाम दे दूं, पाई बोल दूं या इसको कुछ नाम दे दूं और यहां पे बोल दूं कि जितना तुम चले हो यहां पे वो इस पाई के दुगुना है, तो ये क्या हो गया? ये टोटल एंगल कितना हो गया? 2 पाई। इसको मैं कुछ नाम दे दिया सीधे सीधे, क्योंकि ये क्लियर कट इतना आ रहा है। ये कांस्टेंट जो है ना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके लिए एक आ रहा था। परिधि बटे व्यास 22/7, परिधि बटे व्यास 22/7। उसी कॉन्सेप्ट को उपयोग करते हुए जैसे ही मैं इस सब पूरे रेडियन को मैंने जोड़ा तो 44/7 रेडियन जब आया, ठीक है ना, और इसको मैंने देखा तो ये आया मेरा 2 और इंटू 22/7। क्लियर हुआ? चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, तो इसको मैंने यदि इसको बोल दूं कि ये भाई 22/7 ये कांस्टेंट है, ये निश्चित रहता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई। बात समझ में आवा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये कोण जो नापना था हमें, 1 रेडियन 2 रेडियन, ये सब रेडियन से इस टोटल को नापने के लिए हमको मिल गया 2 पाई। इस टोटल को यहां से लेके यहां तक नापने के लिए कहानी हमें मिल गई 2 पाई। और यही तो डिग्री में यहां पे आया ये 2 पाई, यहां पे आया ये 2 पाई, और यहां कितना है? 360 डिग्री है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि ये 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? अब आपने नहीं बोला कि भैया 2 पाई इक्वल टू आपने 400 वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरा जो घंटा है या मिनट है, ठीक है ना, या सेकंड है, वो किस में चल रहा है? 60 के अनुपात में चल रहा है। और जब मैं इसको और इसको देखता हूं तो 1 रेडियन जो है ना, वो 1 रेडियन इतना बटे इतना करता हूं, तो जो कोण बनता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक के लिए इसमें भी उतना ही बनेगा, इसमें भी उतना ही बनेगा। तो वो बनता है कितना? 57 डिग्री 16 मिनट 21 या 22 सेकंड। तो यार ये किसके करीब है? इस 60 के करीब है। ये 60 शास्त्रिक पद्धति के करीब है ये वाला। बात समझ में आई? इसलिए हम इसको ले लेते हैं सीधे सीधे रेडियन इसको बोलेंगे और डिग्री को, इस वाले को पूरे को 360 डिग्री में तोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो गया, ये रेडियन हो गया। तो मैं इसको बोलता हूं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360, तो पाई रेडियन इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। भाई 2 का भाग चला जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट यहां पे आके आता है कि भाई पाई इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। यही हमारी पाई है, यहीं से ये पाई निकल के आया है। अब हम इसको कैलकुलेट करने योग्य हैं। कैसे? क्यों? मान लीजिए हमें देखना है कि एक डिग्री बराबर कितना है। ये 1 डिग्री बराबर कितना है? तो ध्यान दीजिए, हमें 1 डिग्री देखना है तो 180 को इधर भगा दो, तो पाई रेडियन बटे 180 कर दो, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी डिग्री देखो और यदि उसको पाई में या रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे गुणा कर दो, और ये पाई आ गया, मतलब मैं कैलकुलेट करने योग्य बन गया। बात समझ में आई? अभी डिग्री था तो मैं कैलकुलेट करने योग्य नहीं था। ठीक, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने योग्य नहीं था। मेरा काम तो चल रहा था लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा था। अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व भी करने योग्य बन गया। और यदि आपको पाई ये कितना है? रेडियन है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया? 1 डिग्री को इसमें तोड़ा, और ठीक है ना। अब हम यदि रेडियन से डिग्री में जाना चाहें तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये इधर है ना तो पाई इधर चला जाएगा। मतलब 1 रेडियन यदि बनाना है तो 180 डिग्री
और बटे पाई, ये हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूलाज को याद रखना है, ठीक है ना, कि 1 डिग्री बराबर ऐसे कन्वर्ट करना है, एक रेडियन से यदि डिग्री में बनाना है तो ऐसे करना है। क्लियर हुआ? ये हमारा पाई कहां से आया, ठीक है ना, 22/7 क्यों आया, ठीक है ना, पाई रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, ठीक, इसके बीच की क्या कहानी है समझ में आई। वहीं से आपको एक चीज समझा देता हूं कि लोग क्या है कि इसको 2πr बोलते तो हैं, 2πr बोलते तो हैं, लेकिन ये आया कहां से ये मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। ये कहानी आपको समझ में आई होगी। एक पार्ट कितना का होता है, 57, फिर ये वाला भी 57 वही 16 मिनट 21, और ये मिला के टोटल 360 के करीब हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यदि मैं यहां पे लिखूं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, मतलब हमें चाप चाहिए, क्या चाहिए, चाप चाहिए। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, कोण गुणे त्रिज्या लिख सकता हूं, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। तो भैया कोण कितना आया, यहां से यहां तक टोटल चलने में रेडियन के रूप में 2π, कितना आया, 2π रेडियन। क्लियर? तो 2π यहां रख दो, और त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r ही तो है, बस समझ में आई। तो ये कितना आ गया, चाप, चाप मतलब यहां से यहां तक, और इसी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। अब इसको देखो, अब इसी फार्मूले में रख के यदि देखोगे, ठीक है ना, इस जगह पे, तो परिधि कितनी आई, 2πr, और व्यास कितना है, 2r, यहां एक r और ये दूसरा r, तो 2r, r से r, 2 से 2 मतलब इक्वल टू पाई। क्लियर हुआ? पाई कैसे आया, चाप मतलब ये परिधि बराबर कैसे ये आपकी 2πr निकलती है, ये चीज समझ में आई, ठीक है ना, कि वृत्त की परिधि बराबर कितने 2πr होती है। इसको रेडियन में दर्शाते हैं, ठीक है ना, और ना भी लिखो तो चलेगा, ये इसको पाई रेडियन, यहां पर रेडियन लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये नहीं लगा है तो आप इसको मान लीजिए पाई ऐसा लिख लीजिए, या कि पाई रेडियन लिख दीजिए, दोनों काम करेगा। क्लियर? किसी में तो कैलकुलेशन करने के लिए 22/7 ले लिए, एग्जैक्ट 1/7 नहीं होता है, ना 1/8 होता, इसीलिए वो अपरिमेय है। और ये पूरी कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं कि कैसे आपका डिग्री और रेडियन कन्वर्जन होगा। डिग्री से पाई में चाहिए, रेडियन में चाहिए तो ये फार्मूला, रेडियन से डिग्री चाहिए ये फार्मूला। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है इसमें रेडियन में, तो क्या करोगे, ये डिग्री है ना, ये डिग्री है, तो मैं 90 गुणते 1 डिग्री लिख सकता हूं ना, और ये 1 डिग्री बराबर इतना होता है, तो इसकी जगह मैं ये रख दूं π/180, तो ये क्या आ गया, रेडियन में आ गया कि नहीं आ गया। तो ध्यान देना, इसमें ये 0 से 0, 9 से ये कट गया 2 बार, तो π/2 ये क्या है, π/2 रेडियन, ये क्या आ गया, 90 डिग्री बराबर π/2। तो इसमें यहां से यहां तक पाई के रूप में यदि बोला जाए तो π/2 होगा, या कि 90 डिग्री, ये भी π/2, ये भी π/2, और यहां से यहां तक पाई। तो मेन चीज इसमें जो ध्यान रखने वाली है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी से आपका ये सब कुछ चीज निकल आएगा। तो ये कहानी थी कोणों की, ठीक है ना, कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार से, वृत्तीय हो गया, 60 हो गया, सटीक सिस्टम हो गया, है ना, अपनाया हमने ये क्यों, ठीक है ना, 57 आ रहा था, 60 मिल रहा था, इसलिए हमने इसको अपनाया, इस वाले को नहीं अपनाया, इसीलिए हमको डिग्री और रेडियन में काम चलता है। ये हमारी पूरी कहानी थी। पाई कहां से आया, ये सब चीज हमने क्लियर कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी में आगे हम जो भी ये चीजें हैं, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि कोण इधर है, ऐसे नापेंगे तो इसको प्लस में लेते हैं, और यदि इस कोण को इधर से इधर नापेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, तो क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव धनात्मक कोण कहलाता है, और यदि क्लॉकवाइज नापते हो तो ऋणात्मक कोण कहलाता है। ठीक है ना। तो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार से होते हैं, और ये मत सोचिएगा कि केवल 360 डिग्री हो सकता है, ये और भी हो सकता है, 400 500, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। मेरे लिए, मेरे कैलकुलेशन के लिए फिट बैठ रहा है, इसलिए हमने इसको अपने नापने के हिसाब से इसको बना लिया है। तो डिग्री से मैं अब रेडियन में कन्वर्ट कर पाता हूं, इसलिए मेरे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितनी गणितीय संक्रियाएं होंगी, मैं सबको सॉल्व कर सकता हूं। इसलिए हमने इसको रेडियन को समझा, और मेरा काम पाई ने बहुत आसान कर दिया। ठीक है ना। इसलिए पाई महत्वपूर्ण है, पाई समझना बहुत जरूरी है। और ये वृत्तीय माप से, रेडियन से हम इसको निकाल सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। ठीक है। और यदि एक रेडियन कोई पूछता है तो आपका इस त्रिज्या के बराबर ही यदि आप चाप ले लोगे तो वहां पे जो कोण बनेगा वो एक रेडियन बनेगा। ये उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम आगे मिलते हैं नए वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे कि जितनी भी त्रिभुज हैं, वृत्त हैं, चतुर्भुज हैं, वर्ग हैं, अब उसमें जो बनने वाले कोण हैं, यही जो हमने प्रकार बताए, यही जो एंगल और पाई हमने बताया, डिग्री बताया, वहीं पे अब खेल चलेगा। ठीक है ना। उसको पूरी तरह हम लोग समझेंगे, उसी में प्रमेय है। ठीक है ना। उसी में थ्योरम है, जितनी भी थ्योरम्स हैं एक एक को पकड़ के, त्रिभुज की, वृत्त की, है ना, चतुर्भुज की जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सब को पकड़ के अब हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने अब कोणों के प्रकार को समझ लिया है, कोण को नापना कैसे है, कैसे निकाला जाता है, हमने समझ लिया है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे प्रमेय वगैरह समझेंगे। नमस्कार।